हाय वेलकम टू करियर स्टडी। दिस इज संदीप कुमार और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं CDS 1 2015 के जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे मैथ्स के, उनका क्वेश्चन नंबर हम डिस्कस करेंगे 41 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक, बिकॉज ये हमारा रहने वाला है पार्ट 5 यहाँ पे। और इसमें हम ये क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे साथ अनअकैडमी पर नहीं हैं, आप हमें अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हमारी फ्री क्लासेस मिल जाएंगी, जैसे अभी डेली प्रैक्टिस सेट हो रहे हैं, इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली एक सेट रहता है, एक दिन मैथ्स करते हैं हम, एक दिन रीजनिंग करते हैं। और इसके अलावा जो है हमारे प्लस कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपके लिए एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट रहने वाला है, बिकॉज आप सिंगल सब्सक्रिप्शन पर बहुत सारे कोर्सेज देख सकते हैं। ये आपके इस तरह से कोर्सेज रहते हैं जिसमें जैसे कंप्लीट कोर्स होगा जो CDS का होगा, एफकैड का होगा। आप अगर आप CAPF का देखेंगे तो आपको अलग अलग कोर्सेज मिल जाएंगे। सिंगल सब्सक्रिप्शन में आप कोई सा भी कोर्स देख सकते हैं। इंडिविजुअल कोर्सेज होते हैं कि मान लो आपको मैथ्स सो एंड सो टीचर से पढ़ना है, बैच कोर्सेज में से स्प्लिट करके किसी टीचर से पढ़ना है, तो वो आपके पास सारे के सारे कोर्सेज अवेलेबल रहते हैं। और अगर हम बात करें, अभी रीसेंट कोर्सेज है हमारे, CDS OTA बैच है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो CDS IMA बैच है हमारा, और साथ में अगर हम देखें तो हमारा CAPF का बैच है। ये कुछ कोर्सेज है जो अभी रिसेंटली स्टार्ट हुए हैं। एंड अगर आप अनअकैडमी पे ज्वाइन कर रहे हैं तो ये आपके पास सब्सक्रिप्शन है, 1 मंथ ले सकते हैं आप सब्सक्रिप्शन, 3 मंथ का है, 6 मंथ है, 12 मंथ है, 24 मंथ है। द बेस्ट इज आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लीजिए और बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं इतने टाइम में, और अच्छे से अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। अगर आप इस कोड का यूज करेंगे, डेफिनेटली आपको 10% का ऑफ मिलेगा। और 10% का ऑफ जो है आपको प्लस मिलता है जब आप क्रेडिट का यूज करते हैं, तो क्रेडिट का यूज करने से भी मिलेगा, यानी कि 20% का सक्सेसिव डिस्काउंट जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को, और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और करियर स्टडी इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, सो दैट कि आप हमारे रेगुलर अपडेट जो है वो पाते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिलहाल सेशन को। आज है सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41। हमें कहा है कि A, G एंड H आर द अरिथमेटिक, जियोमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन बिटवीन A एंड B। पहले तो मैं डिफाइन कर लेता हूं अरिथमेटिक मीन क्या होता है, जो नॉर्मल एवरेज होता है। तो A को मैं कैसे डिफाइन करूंगा, A प्लस B/2। जियोमेट्रिक मीन क्या होता है, जी होता है हार्मोनिक मीन, सॉरी जियोमेट्रिक मीन, यानी कि जो रहेगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ AB, तो इसको मैं लिखूंगा अंडर रूट ऑफ AB। एंड हार्मोनिक मीन क्या होता है, हार्मोनिक मीन को नॉर्मली हम ऐसे लिखते हैं कि n अपॉन में 1 अपॉन में A, 1 अपॉन में B, जितने भी 1 अपॉन में C इस तरह से है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, हार्मोनिक मीन बनेगा 2 अपॉन में 1/A प्लस 1/B, बिकॉज दो टर्म्स है। तो ये बन जाना है हमारे पास AB, 2AB अपॉन में A प्लस B। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये हार्मोनिक मीन हो गया, मतलब H की वैल्यू हो गई। सो नाउ हमसे पूछा है कि G इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A एंड H, A इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन G एंड H। बहुत ही क्लियरली आपको पता चल रहा है कि अगर मैं क्या करता हूं, मैं A और H को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या बनेगा, A प्लस B/2 इंटू 2AB अपॉन में A प्लस B। तो AB से AB कट हो जाएगा और आपके पास 2 से 2 भी कट हो जाएगा। सो AH कितना आ रहा है आपके पास, AB आ रहा है। जबकि अगर आप यहां से कंपेयर करेंगे तो G का स्क्वायर भी कितना आएगा, AB आएगा। तो आप ये बोल सकते हैं कि आपके पास AH इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू G, मतलब ये हम बोल सकते हैं यहां से G का स्क्वायर होगा ये। सो अब आप क्या बोल सकते हो, डेफिनेटली आपके पास ये जो आपके पास वैल्यू आएगी, ज्योमेट्रिक मीन आएगा, वो किसके बीच में आएगा, ये आएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ AH, यानी कि अरिथमेटिक मीन के बीच में, अरिथमेटिक और हार्मोनिक मीन के बीच के वैल्यू हैं ये। तो ऐसे आप इनको लिख सकते हैं। फिलहाल जो हमारा फाइनल कंक्लूजन रहेगा वो क्या रहेगा कि जो जियोमेट्रिक मीन है वो अरिथमेटिक एंड हार्मोनिक मीन के बीच की वैल्यू होगी। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, इट शुड बी A ऑप्शन। तो आई होप ये सभी को क्लियर होना चाहिए। दिस इज द आंसर, A ऑप्शन आपका फाइनल आंसर बन जाना है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 42। क्या कहा है कि द जियोमेट्रिक मीन ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर ABC इज 3 एंड द जियोमेट्रिक mean of another 3 positive number DEF is 4. So also at least 3 element in the set A, B, C, D, E, F are distinct, मतलब वो अलग अलग हैं, बिल्कुल अलग नंबर हैं, 3 कम से कम। And which one of the following inequality give the best information about M, the arithmetic mean of 6 number? Okay, so M के बारे में बेस्ट जो है वो कौन डिफाइन करेगा। देखो आपको ये बहुत अच्छे से पता है अरिथमेटिक मीन क्या होता है। जैसे 3 नंबर है तो ABC का अरिथमेटिक मीन होगा अंडर रूट ऑफ थर्ड रूट ऑफ ABC, और वो कितना है, वो है 3। तो यहां से एक वैल्यू मिल जाएगी कि ABC कितना आएगा, 3 की पावर 3 आएगा, यानी कि 27 आ जाना है। उसके बाद कौन नंबर है, 3 ही नंबर है, DEF, DE और F,
वो कितना है 4 है, इनका भी जियोमेट्रिक मीन। तो जियोमेट्रिक मीन होता क्या है, मान लो 2 नंबर है तो 2 नंबर का जियोमेट्रिक मीन क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए बी। 3 नंबर में क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ ए बी सी। 4 नंबर में क्या होगा, फोर्थ रूट ऑफ ए बी सी डी। ऐसे होता है, तो ये सिमिलर चीजें, तो दैट इंप्लाई आपके पास डी ई एफ कितना बनेगा, 4 का क्यूब, यानी कि 64 बन जाएगा। ओके, सो ये दो वैल्यू हमें मिल गई। अब हमसे ये पूछा हुआ है कि अगर एटलीस्ट जो है, ठीक है, हमें कहा हुआ है कि लीस्ट जो आपके पास 3 नंबर है ना वो सेम होंगे। चलिए, तो हम क्या कर सकते हैं यहां से, ओके, और हमने बताना है ए बी सी डी ई एफ जो है वो आपके पास एक सेट है, और जिसमें 3 जो है वो कम से कम 3 नंबर तो पक्का सेम टू सेम है, ये हमें कहा हुआ है। सो हमने बताना है कि आपके पास क्या सिचुएशन हो सकती है अगर 3 नंबर बिल्कुल सेम टू सेम है। सपोज करिए कि सेम टू सेम नंबर है 3, तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पे, हम ये बोल सकते हैं कि ए बी सी में ये 3 होगा और 27 से 64, बट बनेगा नहीं। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं अभी। सो हमारे पास क्या सिचुएशन बनेगी, लेट अगर a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी जो है उसको मैं मान लेता हूं 3। वो तो बनना ही 3 है ऑब्वियसली, तभी आपके पास इनका अरिथमेटिक मीन जो है वो कितना, सॉरी जियोमेट्रिक मीन 27 आना है, सॉरी 3 आना है, क्यूब रूट ऑफ 27 करके। एंड सिमिलर वे में d इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू एफ जो है वो 4 होना चाहिए। अब हमें ये कहा हुआ है कि एटलीस्ट 3 वैल्यू जो है ना वो डिस्टिंक्ट है, मतलब 3 वैल्यू जो है वो पक्का डिस्टिंक्ट होंगी। ओके, सो अगर 3 वैल्यू डिस्टिंक्ट है तो हम क्या क्या वैल्यू जो है वो यहां पे रख सकते हैं। अब हमारे पास ऑब्वियसली कुछ ना कुछ f जो है वो डिफरेंट होगा, मतलब डी ई एफ को अगर मैं 4 मानता हूं तो 3 वैल्यू अगर मैं सेम रखूं तो मैं एक सेट बना लेता हूं जहां पे कुछ ऐसा पॉसिबल होगा। जैसे कि मान लो मैं क्या करता हूं, ओके, सो यहां से अगर मैं वैल्यू रखता हूं, पहले तो मैं इनका अरिथमेटिक मीन निकालना चाहूं, अगर अरिथमेटिक मीन दैट इज एम, वो कितना आएगा, सभी को सम करना है, डिवाइड बाई 6 करना है। सो दिस इज 3 प्लस 3 प्लस 3, मतलब 9 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, तो ये कितना बन जाएगा 21 अपॉन में 6। यानी कि आपका जो अरिथमेटिक मीन आएगा वो 3.5 आना है नॉर्मल वे में, अगर ये यही वैल्यूज है जो गिवन है। बट अब हमें ये कहा है कि एटलीस्ट 3 वैल्यू जो है ना वो आपके पास डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। तो अगर 3 वैल्यू जो है वो डिस्टिंक्ट कब होंगी, अगर आपके पास, अब m जो है वो नॉर्मल वैल्यू में 3.5 आ रहा है। सो अब आप क्या कर सकते हो, अब आप कोई ऐसी वैल्यू सोचो जहां पे आपके पास 3 वैल्यू डिस्टिंक्ट हो, एटलीस्ट 3 वैल्यू अलग अलग हो। जैसे कि मान लो मैंने a को रख दिया, a को मैंने b रख 3 रख दिया, b को भी मैंने 3 रख दिया, और मैंने c को भी 3 रख दिया। अब मुझे d e और f जो है वो अलग अलग रखने पड़ेंगे ना, तो लेट मैंने क्या करा, मैंने d को रख दिया, कितना रख सकते हैं, मुझे 64 बनाना है, तो 4 इंटू 64 के और फैक्टर क्या बनेंगे, 8 इंटू 4 इंटू 2 भी बना सकते हैं। मतलब हमें तो ये ढूंढना है ना कि किनका मल्टीप्लीकेशन 64 भी बने, सो दैट कि वो सॉल्व करके 4 भी आए उनका ज्योमेट्रिक मीन। तो मैंने क्या करा, मैंने d को रख दिया 8, मैंने e को रख दिया 4, और मैंने f को रख दिया 2। अब ये किसी को डाउट रह सकता है कि हमने क्या करा है। द पॉइंट इज, अगर हम नॉर्मली केस देखें तो पहला केस तो हमारे माइंड में आएगा कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 3 होगा, d इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू f जो है वो 4 होगा। बट अब क्योंकि एटलीस्ट 3 वैल्यू डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, नॉर्मल वैल्यूज पे 3.5 आ रहा है, बट नॉर्मल नहीं लेनी है वैल्यू, एटलीस्ट 3 वैल्यू डिस्टिंक्ट लेनी है, अलग अलग लेनी है। तो हमने ये रखा कि ए बी सी 3 है, डी 8 रख लिया, ई हमने 4 रख लिया, एफ 2 रख लिया। ऐसी अगर सिचुएशन होगी तो हमारे पास क्या बनेगा, तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन कितना आएगा ए बी सी डी ई एफ का, तो दिस इज 3 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2। सो ये बन जाएगा हमारे पास सम कितना, 14 और 9, 23 अपॉन में कितना 6, ये कितना आएगा, ये आपके पास ग्रेटर देन 3.5 आएगा, मतलब ये आपके पास आ जाना है 3 पॉइंट कितना 50 है, तो मैं 8 रख लेता हूं, 3.8 के अराउंड आ रहा है, तो दैट मीन अरिथमेटिक मीन जो आएगा वो ग्रेटर देन 3.5 आएगा। ये हम क्लियरली बोल सकते हैं अगर वैल्यू डिस्टिंक्ट हुई, दैट्स इट, ये हमने फाइंड करना था कि अगर डिस्टिंक्ट वैल्यू होंगी तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन कैसा आना चाहिए, तो ये आना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43। हमें कहा है कि देयर आर 5 पार्टीज ए बी सी डी एंड ई इन एन इलेक्शन, आउट ऑफ अ टोटल 1 lakh votes cast, 36,000 were cast to party A, 24,000 to party B, 18,000 to party C, 7,000 to party D, and rest to party E. What angle will be allocated for the party in the pie chart? देखो 36 ये है, 24 ये है, तो ये हो गया 60,000, और ये हो गया आपके पास 78 और 7,
84,000 तो यही हो गया। तो पार्टी ई को कितना मिला होगा? अगर यहां से हम चेक करें तो पार्टी ई को आपको पता लग गया कि कहीं ना कहीं 85,000 हो गया। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी को कितना मिला? इनका सम करके 85,000 आ गया। तो ई को कितना मिला होगा? टोटल 1 लाख है तो 15,000 ई को भी मिली होंगी वोटें। तो हमसे पूछा है कि एंगल कितना बनेगा ई का। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर हमने ये पूरा डाटा एक पाई चार्ट में बनाना है तो जो टोटल वैल्यू है यानी कि ये जो टोटल 360 डिग्री होगा वो किसके बराबर होगा? ये होना है 1 लाख के बराबर। ऐसा ही होगा, 1 लाख के बराबर होनी है टोटल वैल्यू। और मुझे किसकी निकालनी है? मुझे ई की वैल्यू निकालनी है, मुझे 15,000 की वैल्यू निकालनी है। सो ई की वैल्यू कितनी आएगी? ई की वैल्यू है 15,000 आउट ऑफ कितना है? ठीक है, 15,000 है कितने में से? 1 लाख में से, और इंटू 360 डिग्री में कन्वर्ट करना है तो इंटू 360। तो ये कितना बनेगा? सो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाना है 54 डिग्री। ये हमसे पूछा हुआ था। ठीक है, सो ई को वोट कितने मिलेंगे? 15,000। और वो पाई चार्ट में बस इतना सा ध्यान रखना है कि इस पूरे टोटल जो वोट्स है ना वो 1 लाख जो है उनको आपको कन्वर्ट करना है 360 डिग्री में। बस 360 डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, आंसर आपको मिल जाना है। अगला क्वेश्चन है कि आउट ऑफ 532 सेविंग अकाउंट्स हेल्ड इन अ पोस्ट ऑफिस 218 अकाउंट्स हैव डिपॉजिट ओवर 10,000। फर्दर इन 30 अकाउंट द फर्स्ट और सोल डिपॉजिट्स आर मैन of which the deposit exceed 10,000 in 102 account. In how many accounts the first or sole depositors are women and the deposits जो है are up to 10,000 only. Okay. So ये हमें कहा हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं? अब देखो सबसे पहले तो आपको ये पता लग गया कि अगर हम ओवरऑल देखें तो आपके पास 10,000 तक के डिपॉजिट हैं कितने? देखो 532 जो है वो आपके पास टोटल है, जिसमें से 218 अकाउंट जो है वो ओवर 10,000 है। सो अगर 218 ओवर 10,000 है तो अप टू 10,000 कितने होंगे? अप टू 10,000 अकाउंट कितने हैं ये आप बोल सकते हैं। 532 में से माइनस कर लो 218, यानी कि अप टू 10,000 जो है वो 314 अकाउंट होंगे। ठीक है, सिंपल। अब हमें ये कहा कि फर्दर 30 अकाउंट जो है द फर्स्ट और सोल डिपोजिटर्स जो है वो मैन है। इसमें से 302 जो है वो मैन है, और ऑफ विच द डिपोजिट एक्सीड 10,000 इन 102 अकाउंट्स। अब 102 अकाउंट ऐसे हैं जिसमें डिपॉजिट जो है वो मैन का 10,000 से ऊपर है। तो मैन कितने हैं ओवर 10,000? ये हमें गिवन है, तो वो है 102 अकाउंट है। ठीक है, ऐसे कितने मैन अकाउंट है जो ओवर 10,000 है? 102 अकाउंट है। तो वुमेन कितने होंगे? मतलब अगर यहां से हम मैन जो है वो अगर इतने हैं, सॉरी 102 हैं, ओके, सो बिलो कितने होंगे? बिलो 10,000 निकाल लो पहले। तो बिलो 10,000 मैन अकाउंट कितने हैं? तो आप क्या कर सकते हैं, टोटल जो है वो कितने हैं? अगर आप टोटल देखेंगे तो आपके पास है, ओके, 218 अकाउंट जो है वो ओवर 10,000 है। फर्दर इन 302 अकाउंट जो है 302 टोटल है, तो 302 में से माइनस कर लो। तो 302 अकाउंट टोटल है मैन के, उसमें से 102 जो है वो बिलो ओवर 10,000 है। तो हम ये बोल सकते हैं कि 200 अकाउंट जो है वो बिलो 10,000 होंगे। ठीक है, सो अप टू 10,000 होंगे, मतलब 10,000 तक के जो डिपॉजिट है जिनमें। बस दैट्स इट। अब हमें एक वैल्यू मिल गई है। अब हमने क्या करना है, हमसे ये पूछा हुआ है कि इन हाउ मेनी अकाउंट द फर्स्ट और सोल डिपॉजिटर्स आर वुमेन एंड द डिपॉजिट आर अप टू 10,000 ओनली, कि डिपॉजिट कितने होने चाहिए? 10,000 तक ही होने चाहिए। तो वुमेन के अकाउंट कितने आएंगे? अब आपको पता है कि अप टू 10,000 टोटल अकाउंट कितने हैं? 314 अकाउंट है। अप टू 10,000 टोटल अकाउंट जो है वो 314 है। उसमें से अप टू 10,000 जो है वो मैन अकाउंट कितने हैं? 200 हैं। तो वुमेन वाले कितने होंगे? 114 अकाउंट होंगे। सो इट शुड बी बी ऑप्शन। मतलब ये जस्ट बेसिक कैलकुलेशन है, पूछने का तरीका थोड़ा चेंज किया हुआ है सो दैट की कंफ्यूज हो आप। क्वेश्चन बहुत सिंपल था। अगला क्वेश्चन है कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3xyz जो है वो किसके बराबर होना है? सो किसके बराबर होगा ये? अब देखो मैक्सिमम जो है यहाँ पे क्या करेंगे, उनको फॉर्मूला याद आएगा कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz 0 होता है और 0 लगा देंगे। बट वहां माइनस होता है ना, इसमें माइनस नहीं है। तो क्या करोगे आप? वैल्यू अज्यूम करो। लेट मैं ये कहता हूं कि x की वैल्यू मैंने 1 रख दी
लेट कोई भी वैल्यू रख सकते हो, हमारे पास जीरो भी बनना चाहिए। सो एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर जीरो है तो मैं ऐसे रख लेता हूं कि 2 -1 इज इक्वल टू जीरो। मैंने एक्स को रखा है 2, वाई को रखा है -1, जेड को रखा है -1। सो ये वैल्यू कितनी बननी है अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये बन जानी है। और मेक श्योर कि आपके पास ऑप्शन जो है वो डिफरेंट ही आए ये वैल्यू पुट करने पे। तो ये वैल्यू बनेगी 2 का क्यूब प्लस -1 का क्यूब प्लस -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 इंटू -1 इंटू -1। तो ये कितना बनेगा 8 और -2 प्लस का 3। तो ये कितना बनना है आपके पास 9 बन जाएगा ये। ओके सॉरी प्लस का 6 है ये, तो ये बन जाना है 12 बन जाना है आपके पास। ठीक है 12 वैल्यू आएगी। अब आपको क्या करना है, आपको सेम वैल्यूज जो हमने अज्यूम करी हुई यहां पे आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि आपने 2 -1 रखना है, आप कोई और कॉम्बिनेशन बना लो, बस एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो होना चाहिए। अब जीरो तो नहीं बनेगा। अगर मैं बी ऑप्शन में ट्राई करूं 6 इंटू, अगर मैं बी में ट्राई करूंगा 6 इंटू 2 इंटू -1 इंटू -1 बन रहा है 12, ये बिल्कुल सही है। 12 इंटू 2 इंटू -1 - 2 24 बन जाएगा, गलत हो जाएगा। ये 6 बन जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। सो आई होप ये क्लियर होगा। वैल्यू पुटिंग करो, इजिली आंसर आना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हमें कहा है कि इफ द 3 metallic spheres of radius 6 cm, 8 cm, 10 cm are melted to form a single sphere। तो जब भी हम छोटे छोटे स्फीयर को मिलाकर, ऐसे 3 स्फीयर को मिला के एक बड़ा स्फीयर बनाएंगे तो कंजर्व क्या होगा, वॉल्यूम कंजर्व होगा। तो वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्फीयर जो है वो वॉल्यूम ऑफ 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 प्लस वॉल्यूम ऑफ 3 आना है। तो कितना आएगा, वॉल्यूम अगर यहां पे रखे तो 4/3 पाई आर का क्यूब, R4 का क्यूब सॉरी, कितना आना चाहिए 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 का क्यूब बनना चाहिए। 4/3 पाई सभी में कॉमन है, तो फाइनली हम ये बोल सकते हैं कि R4 का क्यूब जो आएगा वो आएगा 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। तो यहां से R4 का क्यूब जो है वो कितना आना है, 6 का क्यूब 216 और 8 का क्यूब 512 और ये बन जाएगा 1000। सो 6282 एंड ये बन जाएगा हमारे पास 1732 बन जाएगा। सो अगर मुझे यहां से r निकालना है, रेडियस निकालना है, क्यूब रूट आएगा 1732 का। एंड आई होप इतना आपको याद ही होगा कि दिस इज किसका क्यूब हो जाए, किसका क्यूब रूट हो जाना है ये। सो दिस इज इक्वल टू 12 का क्यूब होता है 1732। ओके सो इट शुड बी कौन सा आ गया, हमसे न्यू स्फीयर की रेडियस पूछी नहीं, हमसे डायमीटर पूछा। तो ऑप्शन बी लगाइएगा, रेडियस आ रही है 12 तो डायमीटर कितना आएगा 24 आएगा, ये भी ध्यान रखना है लास्ट में। सो आई होप ये भी क्लियर होगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर है 47। हमें कहा है कि ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 135 डिग्री। ओके इंटीरियर एंगल 135 है एंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ द पॉलीगन इज इक्वल टू, नंबर ऑफ पॉलीगन जो है वो कितने होंगे हमने ये बताना है। देखो नंबर ऑफ डायगोनल का क्या फॉर्मूला होता है, n इंटू एन माइनस 3/2। ये फॉर्मूला आई होप आपने पढ़ा होगा नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए, n इंटू एन माइनस 3/2। नाउ द पॉइंट इज आप ये n निकालोगे कैसे, नंबर ऑफ साइड कैसे निकालोगे। सो अगर आपके पास ईच इंटीरियर एंगल है ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 135, अगर इंटीरियर एंगल जो है वो 135 है तो आप यहां से क्या कर सकते हैं। ओके आप इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला मतलब सिंगल जो थीटा होता है रेगुलर पॉलीगन में वो होता है n-2 इंटू 180 अपॉन में n। तो आपके पास 135 गिवन है, n-2 इंटू 180 अपॉन में n। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बनना है, ये बनना है 135n इज इक्वल टू 180n माइनस 360। तो यहां से आपको n मिल जाएगा इजिली। सो ये कितना बनेगा 180 135 है, सो यानी कि 45n इज इक्वल टू 360। n आएगा 8 आपके पास, तो यहां पे पुट करो। सो डायगोनल्स कितने आने हैं 8 इंटू 8 माइनस 3/2 यानी कि 8 इंटू 5/2। सो दिस इज इक्वल टू कितने डायगोनल्स हैं 20 डायगोनल्स हैं। आई होप ये भी क्लियर होना चाहिए। ठीक है ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ये कैसे बना है, क्योंकि आपको पता है कि जो सम ऑफ एंगल्स होता है रेगुलर पॉलीगन में, तो सम ऑफ एंगल कितना होता है n-2 इंटू 180 होता है। अब सम ऑफ एंगल कैसे आएगा,
n एंगल्स होंगे, एक एंगल थीटा होगा, तो n थीटा इज इक्वल टू n माइनस 2 इंटू 180, तो यहां से थीटा मैंने लिख दिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। सो हमें कहा है कि द साइड ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड आर 41, 40 एंड 9। द नंबर ऑफ रोज बेड्स दैट कैन बी prepared in the field if each rose bed on an average needs 900 square centimeter space। ओके, बहुत ही अच्छी बात है। सो यहां से अगर आप देखेंगे, देखो अगर हमें ये कहा हुआ है ना कि ट्रायंगुलर फील्ड है, जैसी भी होगी ट्रायंगुलर फील्ड है, उसमें हमने बेड लगाने हैं, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे बेड लगाने होंगे, जिस भी तरह से होगा, तो वो कितने बेड लगाए जा सकते हैं? सो सिंपल है, n इंटू एरिया ऑफ जो बेड आएगा, ठीक है, जो आपके पास एरिया ऑफ बेड आना है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल के बराबर आना चाहिए। अब देखो यहां से 9, 40, 41 देख के ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी कि ये तो ट्रिपलेट है, तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अगर ये 9, 40, 41 आप देखोगे तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो इसमें हीरोन फॉर्मूला नहीं लगाना है एरिया ट्रायंगल निकालने के लिए, 1/2 बेस इंटू हाइट ही लगाना है। बेस और हाइट में से 9 और 40 में से एक बेस होना है, एक हाइट होना है। सो n इंटू 900 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू दिस। सो n कितना आएगा? n इंटू 900 आएगा 1/2 इंटू बेस कितना है, अगर मैं 9 रख रहा हूं तो 900 लिखूंगा, क्योंकि आपको पता है कि मीटर से सेंटीमीटर में भी जाना है, और ये रखूंगा मैं 40 है तो 4000 रख दूंगा, मतलब 2 0 लगा दूंगा। सो n कितना आना है? 1/2 इंटू 900 इंटू 4000 अपॉन में 900। सो ये कट हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू 2000। तो आप यहाँ पे 2000 बेड लगा सकते हैं। सो बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 49। हमें कहा है कि द रेशियो ऑफ द आउटर एंड इनर पेरीमीटर ऑफ अ सर्कुलर पाथ इज 23:22। इफ द पाथ इज 5 मीटर वाइड, द डायमीटर ऑफ द इनर सर्कल इज, तो इनर सर्कल का जो डायमीटर है वो कितना होना है, हमने ये बताना है। ओके, देखो क्या कहा हुआ है, अगर आप ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को, हमें ये गिवन है कि द रेशियो ऑफ द आउटर एंड इनर पेरीमीटर जो है, ये आउटर पेरीमीटर हो गया, ये इनर पेरीमीटर हो गया, ऑफ अ सर्कुलर पाथ, ये कोई पाथ है मतलब ऐसे, ठीक है, ये वाला पाथ है, इसका आउटर और इनर आपको गिवन है। लेट दिस इज द R1 और दिस इज द R2, ऐसे रेडियस अंदर वाली R2 मानिए और R1 जो है वो बाहर वाली है। तो रेशियो ऑफ द आउटर एंड इनर पेरीमीटर, तो हमें ये गिवन है कि 2 पाई R1 अपॉन में 2 पाई R2 इज इक्वल टू 23 अपॉन में 22। सो सेम रेशियो R1 रेशियो R2 भी 23:22 ही रहेगा, बस इतना ध्यान रखना है। ओके, सो हमें कहा है कि जो पाथ जो है ना वो 5 मीटर है, पाथ जो है वो 5 मीटर है। अब पाथ कैसे निकलेगा? पाथ तो R1 माइनस R2 करके मिलेगा ना, पाथ की वैल्यू जो आएगी। ये जो पाथ है, ये जो सर्कुलर पाथ जिसका हम बात कर रहे हैं, जो मैंने शेडेड करा है, ये कैसे निकलेगा? R1 में से R2 माइनस करो, सो 23x में से 22x माइनस करो और उसकी वैल्यू 5 है, सो 1x की वैल्यू 5 आ गई। हमसे पूछा डायमीटर ऑफ द इनर सर्कल, तो R2 कितना आएगा? 22x यानी कि 110। तो डायमीटर कितना आएगा? 2 इंटू R2। इनर वाला निकाल रहा हूं तो अंदर वाली रेडियस यूज करिए, सो दिस इज 220। सो अगला क्वेश्चन है आज के सेशन का लास्ट। हमें कहा है कि ए सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर कंटेन वाटर, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज लोवर्ड into the water until it is completely immersed, so the water level in the vessel will rise by। देखो एक सिलेंड्रिकल हमारे पास कोई टैंक है, जो भी है वो वेसल है, सॉलिड स्फीयर उसमें हम ऑफ 3 सेंटीमीटर हम इसमें ऐड कर रहे हैं, इसमें कुछ पानी है, रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर कंटेन वाटर, ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है? 4 है। और ओके, a solid sphere of radius 3 centimeter is lowered into the water until it is completely immersed, the water level in the vessel will rise by, तो water जो है वो कितना राइज करेगा? देखो जब हम इसमें कोई स्फीयर ऐड करेंगे तो पानी थोड़ा ऊपर जाएगा ना, दैट मीन मान लो यहां इतना राइज कर गया। सो नाउ द सिंपल पॉइंट इज, ये राइज क्यों करेगा? क्योंकि जितना वॉल्यूम हम स्फीयर का इसमें ऐड करेंगे, जितना हम ये स्फीयर का वॉल्यूम ऐड करेंगे, उतना पानी ऊपर आ जाएगा। सो कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं कि वॉल्यूम जो आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, सिलेंडर का पूरा नहीं, सिर्फ मैं इतनी बात कर रहा हूं, या फिर वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विद वाटर राइज, ठीक है, वाटर राइज में इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आना है, पाई आर 1 स्क्वायर एच इज इक्वल टू 4/3 पाई आर का क्यूब आना है, पाई से पाई कट हो जाएगा। R1 कितना है? 4 इंटू 4। हाइट कौन सी यूज होगी?
क्योंकि हम ये जो हाइट लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं जो इंक्रीज होगी। ये भी तो जो हाइट इंक्रीज होगी वो भी तो सिलेंडर ही बनेगा ना बीच में, जितनी हाइट इंक्रीज होगी। सो बस उस वाले की बात कर रहे हैं, वो जो इंक्रीज हाइट है। तो h जितना होगा वही हमारा आंसर आना है, और 4/3 इंटू r कितना है, रेडियस कितना है, 3 है, इंटू 3। ठीक है, सो दैट्स इट। सो यहां से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो हाइट कितना आना है, 4 से 4 वैसे कट हो रहा है, 3 से 3 कट हो रहा है, और ये बन जाना है हमारे पास 9/4। सो कितना आ जाएगा ये, 2.25। सो दिस इज 2.25 सेंटीमीटर। तो आई होप ये भी क्लियर होना चाहिए। तो ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं आपसे अगले इसी तरह के सेशन में। तो सभी को फिलहाल मेरी तरफ से थैंक यू। सो स्टे सेफ, कीप प्रिपेयरिंग, हैव अ नाइस इवनिंग एंड जय हिंद।